Hello everyone. I hope I'm properly audible to all of you. And this, can everyone hear me? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप सब अपना होमवर्क कंप्लीट करके आए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में या क्वेश्चन में, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ। एंड मैं साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए ना, बाय चांस उसमें कैपिटल गेन आया ही नहीं। कैपिटल गेन अपने आप में ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो अभी हम मेन फोकस ही कर रहे हैं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का रोल बल्कि कम है, एंड कैपिटल पीजीबीपी के ऊपर। धीरे धीरे क्वेश्चंस में कैपिटल गेन के क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमें कुछ डिटेल्स गिवन है एंड हमें टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है और टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। मिस्टर सिद्धांत जी, जिनकी एज है 31, बोथ न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली एंड रेगुलर प्रोविजंस ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली। तो मुझे एक इंडिविजुअल की जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, ओल्ड एंड न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट करना है। हमें उनको एडवाइस करना है कि उन्हें सेक्शन 115 बीएसई के लिए ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। ये हमें उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। सैलरी, बोनस, सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल पर्क है, चाहे ओल्ड स्कीम हो चाहे न्यू स्कीम हो। रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज एकोमोडेशन, उन्होंने अपने घर का कुछ रेंट पे किया है। बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट, ये भी टैक्सेबल वर्क है। सिद्धांत ने एक फ्लैट परचेज किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी में 4,75,000 का 2017 में, जिसके लिए कि लोन दिया था एलआईसी कंपनी ने 1,60,000 का 15% के इंटरेस्ट में। बाकी उसकी अपनी सेविंग्स थी और कुछ पैसे उसने नेशनलाइज्ड बैंक से लिए थे 2,50,000, to whom this flat was given on lease for 10 years. The rent payable by the bank was 3,500 per month. एक बार ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ना। क्या हो रहा है? एक पर्सन एक घर खरीद रहा है और जब घर खरीदा साथ के साथ ही उसे रेंट पे भी दे दिया। तो उसने क्या किया, पहले दो लाइंस में आपको घर की परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मुझे यहां से लेके यहां तक घर की परचेज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। घर परचेज किया गया 475 के लिए दिल्ली में, जिसके लिए लोन लिया एलआईसी से 160 का लोन लिया, 15% का इंटरेस्ट है और बाकी उसकी अपनी की कुछ कुछ सेविंग्स है। एंड उससे कुछ मिला है, उसने ये घर रेंट पे दे दिया एक बैंक को। तो बैंक ने सिक्योरिटी दी है उसे 2,50,000 की, और बैंक के साथ उसने अग्रीमेंट किया है 10 years का रेंट अग्रीमेंट। जो रेंट पे करना है बैंक ने, दैट इज 3,500 पर मंथ। हम उन्होंने घर के म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए, घर का इंश्योरेंस करवाया। 2,700 उसे शेयर के स्पेकुलेशन में बिजनेस हुआ है। 4,200 का लॉस हुआ है कॉटन की स्पेकुलेशन के बिजनेस में। 21-22 में उसने 30,000 रुपीज अपनी वाइफ को दिए थे, 20,000 रुपीज अपने बेटे को दिए थे। जो दोनों पैसे उसने अपने वाइफ और बेटे को दिए, उन्होंने मिस्टर राजेश को ये पैसे दे दिए जो कि उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 19% पे। कौन सा रूल अप्लाई होगा यहाँ पे? कौन सा टॉपिक है? क्लबिंग का टॉपिक है। अगर कोई भी पर्सन अपने स्पाउस को कोई भी एसेट दे रहा है, उस एसेट से होने वाली इनकम आपके बुक्स में क्लब हो जाएगी। तो जो उसकी वाइफ को इंटरेस्ट की इनकम अर्न हुई वो तो हस्बैंड में क्लब हो ही जाएगी। जो बेटे की इनकम है वो किस में क्लब होगी? जिस पेरेंट की इनकम हायर इनकम है। ठीक है। सिद्धांत को 30,000 का गिफ्ट मिला है अपने फ्रेंड से
उसने 50,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किया है पीपीएफ में। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास आया है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी हेड, देन पीजीबीपी, स्पेक्यूलेशन भी आ गया और गिफ्ट मिला है, अदर सोर्सेज भी आ गया, क्लबिंग भी आ गया, कैपिटल गेन छोड़ के बाकी सब कुछ आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, न्यू स्कीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी में कैलकुलेशन करते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी। सबसे पहले बेसिक पे हमें गिवन है 4,35,000। उसके बाद बोनस मिला है उसे 15,000। बोनस के बाद सर्वेंट की सैलरी एम्प्लॉयर ने पे की है, सो ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर। सर्वेंट की सैलरी, इसका अमाउंट हमें गिवन है 12,000। इसका क्या ट्रीटमेंट करूं, ये लाइन पढ़ना, फोर्थ लाइन। इसका सैलरी हेड में क्या ट्रीटमेंट होगा? सॉरी, रिपीट करो। रेंट पेड बाय सिद्धांत, ये एचआरए है? एचआरए नहीं है ये। समझो क्वेश्चन को, क्या चीज है ये। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पार्टिसिपेट करो डिस्कशन में, चैट बॉक्स में बताओ मुझे क्या चीज है ये। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। जानबूझ के सैलरी के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले मेरे दिमाग में वैसे नहीं आया, बट शायद किसी और के दिमाग में भी आया हो कि एचआरए है। बट उन्होंने क्या बोला, रेंट पे किया है, ठीक है। उसके बाद अगर एम्प्लॉयर ने पे किया होता तो पर्क बन जाता, ठीक है। फिर क्या होता है, रेंट फ्री अकोमोडेशन। पर रेंट उन्होंने साथ में क्या लिख दिया, किसने पे किया है, सिद्धांत ने। तो मैं अपना रेंट खुद पे कर रही हूँ, कोई भी रोल ही नहीं है इसका सैलरी हेड में। उसके बाद मेरे बिल्स एम्प्लॉयर ने पे किए, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारे लिए क्या है, एक पर्क है 11,000 का। अगेन ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर, इसमें हम लोग लिख देंगे गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। इसका अमाउंट है 11,000। तो इसकी न्यू स्कीम में ग्रॉस सैलरी बन गई माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी तो इनकम इस हेड की बन गई 3,98,000। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब मैंने किसी को रेंट पे घर दिया, उसने मुझे सिक्योरिटी दी है, क्या वो भी टैक्सेबल होती है? नहीं, वो तो मैंने पैसे वापस करने हैं, वो तो मेरी लाइबिलिटी है। तो सिर्फ जो आपको रेंट रिसीव हो रहा है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, जीएबी। क्वेश्चन में बताया गया कि रेंट रिसीव हो रहा है 3500 पर मंथ का। 3500 इंटू 12, माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस। म्यूनिसिपल टैक्सेस की कंडीशन क्या है, पेड होने चाहिए, और पे कौन करेगा, ओनर पे करेगा। उन्होंने खुद टैक्सेस पे किए हैं, मिस्टर सिद्धांत ने पे किए हैं 4,300 पर एनम के, तो माइनस कर दें 37,700, ये आ गई हमारे पास एनएवी। इसमें से माइनस कर देंगे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन
तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो फिर तो सोचना पड़ता है। ओल्ड स्कीम में तो इंटरेस्ट मिल जाता है, न्यू स्कीम में मिलता ही नहीं। ओल्ड स्कीम में भी सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट कई बार 30,000 मिलता है, कई बार 2 लाख। न्यू स्कीम में कुछ भी नहीं सोचना, अलाउड ही है। लेट आउट में कुछ भी नहीं सोचना, लेट आउट के ऊपर अलाउड ही है। उसने लोन लिया हुआ है LIC कंपनी से 1,60,000। 160 का 15%। सो लॉस आ गया। 15,080। लॉस है ना। यस। नहीं, गलत है शायद कुछ, इतना नहीं आएगा। कितना अमाउंट? 2390 का लॉस है। क्या ये लॉस मैं किसी और हेड की इनकम के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ? न्यू स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर हेड सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। ठीक है। हमें इनकम तो आएगी, बिजनेस की इनकम भी आएगी, अदर सोर्सेज की भी, सैलरी की भी। बट हाउस प्रॉपर्टी में जो लॉस है अब वो किसी और के साथ सेटअप हो ही नहीं सकता। ओल्ड स्कीम में हो सकता है। राइट और रॉन्ग? शायरी कोई डाउट है? प्रॉफिट आ रहा है, आप बताओ मुझे। प्रॉफिट आ रहा है क्या लॉस आ रहा है? चेक कर लो कैलकुलेशन। प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम अंडर द हेड PGBP। PGBP में उसके दो स्पेक्युलेटिव बिजनेस हैं। एक उसका शेयर्स का स्पेकुलेशन का बिजनेस है, एक उसका कॉटन का स्पेकुलेशन का बिजनेस है। जो शेयर्स का स्पेकुलेशन का बिजनेस है उसमें उसे प्रॉफिट हुआ है 2700 का। जो कॉटन का स्पेकुलेशन का बिजनेस है उसमें लॉस हुआ है। तो क्या ये आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं? यस। तो 4200 का लॉस 2700 की इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। और बाकी का लॉस क्या किसी और हेड के साथ सेट ऑफ हो सकता है? स्पेकुलेशन वाला तो सिर्फ स्पेकुलेशन के साथ ही हो सकता है। तो PGBP की हम लोग इनकम तो क्या लिख देंगे? नील। बट यहाँ पे मेंशन कर देंगे 2700 इनकम फ्रॉम शेयर्स इज सेट ऑफ with cotton speculation loss. Remaining loss of 1500 shall be carried forward. कितनी देर तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है स्पेकुलेशन का लॉस? 4 years के लिए। As it can't be set off with any other head. एनी अदर हेड भी लिख सकते हो, एनी अदर इनकम भी लिख सकते हो। स्पेकुलेशन का तो किसी और इनकम के साथ भी एडजस्ट नहीं हो सकता। ठीक है हर्ष। नेक्स्ट है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में सबसे पहले, चलो आप लोग बताओ अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम आएगी? हाँ जी, एक तो इंटरेस्ट की इनकम आएगी। इंटरेस्ट अदर सोर्सेज की इनकम होता है, और क्लबिंग में पढ़ा था जिस हेड की इनकम होगी उसी हेड में जाके क्लब होगी। ठीक है। एंड इनकम की क्लबिंग भी होती है, लॉस की क्लबिंग भी होती है, बाई चांस कोई लॉस होता है। और सेकंड है गिफ्ट की इनकम। कैश में गिफ्ट मिला है, कैश में कितनी अमाउंट का गिफ्ट मिलना है अलाउड है? 50,000। तो यहाँ पे टैक्सेबल बनेगा क्या एग्जाम? टैक्सेबल बनेगा। ध्यान से पढ़ना है वर्ड ईच। ठीक है, चार फ्रेंड से चारों ने 30,000 ईच दिए, तो टोटल कैश कितना मिला है? 1,20,000। और हम सारे लोगों से मिला के पूरे साल का कैश देखते हैं, 50,000 से ज्यादा है तो 70,000 टैक्सेबल होगा या पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा?
पूरा अमाउंट, होल अमाउंट शेल बी टैक्सेबल। तो कैश गिफ्ट मोर देन 50,000 इज टैक्सेबल। तो 1,20,000 जो कैश में गिफ्ट मिला वो टैक्सेबल हो गया। इंटरेस्ट इनकम ऑफ स्पाउस एंड सन इज क्लब्ड, या फिर इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ मिस्टर सिद्धांत। चाहे क्लबिंग वर्ड यूज कर लो, चाहे लिख दो कि इसकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। कितना अमाउंट बनेगा? 21-22 में दिया है पूरे साल का इंटरेस्ट होगा 50,000 का 19%। ठीक है, तो इस पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 3,98,000 प्लस 2,390 प्लस 1,20,000 प्लस 9,500। ठीक है, न्यू स्कीम में कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, तो इसकी टोटल इनकम भी कितनी हो गई? 528890। क्वेश्चन ने हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए भी बोला है। कोई भी इनकम स्पेशल इनकम नहीं है, सारी इनकम ही नॉर्मल इनकम है। तो टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी? नील, क्योंकि रिबेट मिल जाएगा 87 एक। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी चीज है, दिमाग लगाओ पूरा और बताओ कौन कौन सी रिडक्शन तुम्हारे दिमाग में आ रही है। गिवन ही है 80C का पीपीएफ और 80 डबल ई। वो किस लिए? होम लोन का इंटरेस्ट जो सेक्शन 24 में बच जाता है, जो हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर पाए, वो तुम 80 डबल ई में कर सकते हो। और 80 डबल ई के लिए फिर वो मुझे बताते कि घर कितने का खरीदा था, क्योंकि उसमें रूल्स हैं कि एक स्पेसिफिक अमाउंट तक का अगर घर खरीदोगे तभी 80 ई या ईए की रिडक्शन मिलती है। एक रिडक्शन और है बहुत अच्छी, होम लोन से ही रिलेटेड है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देखो भाई, होम लोन का प्रिंसिपल कहाँ जाता है? तो फुल लेंथ के क्वेश्चन में ध्यान रखना। होम लोन का इंटरेस्ट तो हम लोगों ने कहाँ पे क्लेम कर लिया? हाउस प्रॉपर्टी हेड में। और होम लोन का प्रिंसिपल कहाँ पर चला जाएगा? 80C में, ओल्ड स्कीम में। न्यू स्कीम में इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ओल्ड स्कीम में इसका इंपैक्ट है। राइट, एक बार देखते हैं सजेस्टेड आंसर। सबसे पहले हमें गिवन है सैलरी, बोनस, पर्क्स की वैल्यू गिवन है 23, स्टैंडर्ड रिडक्शन, सैलरी हेड की इनकम आ गई 3,98,000। हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमारी इनकम इनके साथ मैच कर रही है 2,390। बिजनेस में नील, और 1,500 का जो कॉटन की वजह से लॉस था, कॉटन की स्पेकुलेशन की वजह से, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। देन इंटरेस्ट की इनकम, एक है 3,800, एक है 5,700, हमने टोटल लिख दिया 9,500, सेम अमाउंट ही आ रहा है। और जो गिफ्ट है वो भी ऐड हो जाएगा, इनकम बनेगी 529890। इतनी ही थी? अच्छा, मेरी कैलकुलेशन में गलती थी। ओके, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट किया, रिबेट मिल गया, इसलिए टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? निल। फिर ओल्ड स्कीम में कैलकुलेशन की, तो ओल्ड स्कीम में सबसे पहले सैलरी हेड का एक रूल आ जाएगा, 25,000 रुपीज की स्टैंडर्ड डिडक्शन कैंसिल हो जाएगी। प्लस माइनर की इनकम जब भी क्लब होती है, तो माइनर की इनकम क्लब होने के लिए ओल्ड स्कीम में 1,500 की एग्जाम्पशन मिलती है, 1,500 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। 80C में इन्होंने सिर्फ पीपीएफ लिया है, बट ये गलती है, 80C में इनको साथ में होम लोन का प्रिंसिपल भी लेना चाहिए था। यहाँ पे इनका टैक्स बनता 13,710, तो हम इनको सजेस्ट करेंगे कि न्यू स्कीम में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ही रिटर्न फाइल करें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? एक और डिडक्शन के बारे में इन्होंने नोट दिया है कि इस चीज के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था 80 जीजी
एचआरए के जैसा सेक्शन, कि जो लोग जॉब करते हैं वो तो एचआरए की रिडक्शन ले लेते हैं, एग्जाम्पशन ले लेते हैं, पर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो अपने घर के रेंट की डिडक्शन कहाँ पर लेते हैं? 80 GG में। कहते हैं सिंस सिद्धांत ओन फ्लैट इज इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, क्योंकि उसके पास अपना एक घर है तो वो इसलिए 80 GG के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अगर उसके पास अपना घर ना होता फिर हम उसे 80 GG की रेंट की रिडक्शन देते। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामदिन की एज है 33, सेल्स मैनेजर है पब्लिक कंपनी में। हमें कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट है स्पेशली सैलरी चैप्टर में, क्योंकि जैसे ग्रेचुटी वगैरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग रूल है, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए अलग रूल है। तो पहले तो सीनियर सिटीजन नहीं है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। एंड ये हमें एंड में पूछा गया कि टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है और ये बताना है कि ऑप्ट आउट करना चाहिए या नहीं। सैलरी गिवन है, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। डीए गिवन है, कमीशन टर्नओवर के ऊपर बेस्ड है, कंपनी की टर्नओवर भी गिवन है, बोनस गिवन है। अब ये पहला क्वेश्चन आ गया ग्रेचुटी का। बताओ ग्रेचुटी टैक्सेबल होगी कि एग्जाम्प्ट होगी? ग्रेचुटी में कोई एग्जाम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? टैक्सेबल होगी, क्योंकि ग्रेचुटी जो कि ड्यूरिंग सर्विस मिलती है वो तो फुली टैक्सेबल है। ग्रेचुटी में हम लोगों ने स्पेशली रूल लिखा हुआ है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी। अगर डेथ पे या रिटायरमेंट पे मिलती फिर हम एग्जाम्पशन की कैलकुलेट करते, 3 लिमिट्स का लोएस्ट अमाउंट माइनस हो जाता। उसने खुद आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है 30,000, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है बेसिक पे का 20%, इंटरेस्ट भी मिला है पीएफ अकाउंट में 15% पे 15,000। तो एम्प्लॉयर को कितना कंट्रीब्यूट करना अलाउड होता है पीएफ में? 12%। पर 12% हम किस चीज का करते हैं? सैलरी का, जिसमें सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे, टीए इफ एंटर्स एंड कमीशन इफ बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो जब हम लोग ये देखेंगे कि एम्प्लॉयर ने कितना ऐड किया है तब तो हम लोग बेसिक पे का 20% करेंगे। पर जब हम 12% कैलकुलेट करेंगे तब हम किस चीज का करेंगे? बेसिक पे, टीए इफ एंटर्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में सेम पॉइंट फैक्ट होता है। गोल्ड की रिंग मिली है उसे अपने एम्प्लॉयर से 25th वेडिंग एनिवर्सरी से, तो 50,000 से कम का गिफ्ट है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल होगा। पर 50,000 से तो कम नहीं है। हाँ, ये गिफ्ट टॉपिक ही नहीं है ना? लग रहा है कि गिफ्ट टॉपिक है पर गिफ्ट मिला किससे है? तो जो भी एम्प्लॉयर से मिलेगा वो तो कौन से हेड में जाएगा? सैलरी हेड में। उसने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा था, म्यूजिक सिस्टम परचेज किया था कंपनी ने 85,000 का, कंपनी ने उसे पर्सनल यूज के लिए दे दिया। तो ये क्या चीज आ गई? दो टॉपिक्स पढ़ते थे हम सैलरी हेड में, एक होता है यूज ऑफ एसेट, एक होता है ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अपना एसेट बेच ही दिया तो पर्क की वैल्यू क्या हो जाती है? उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते थे? अगर कोई भी मोटर कार वगैरह हो तो 20% डब्ल्यूडीवी की डेप्रीसिएशन, अगर कोई कंप्यूटर वगैरह हो तो डिजिटल डिवाइस हो 50% डब्ल्यूडीवी, फिर 50% था डब्ल्यूडीवी। कोई भी और एसेट हो तो 10% एसएलएम फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। जितने साल ओनरशिप के कंप्लीट हो गए हैं उसके बेसिस पे एक बार रिवाइज कर लो ये चार्ट। सब लोग अपनी बुक से सैलरी चैप्टर का में ट्रांसफर ऑफ एसेट वाला चार्ट रिवाइज करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्लीज, और मुझे करके हैंड रेज भी करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। एम्प्लॉयर की वाइफ ने दिया होता तो उन्हें करना होता, पर एम्प्लॉयर की वाइफ क्यों देगी? की वाइफ ने दिया होता तो तुम बोलते कि वाइफ से मिला है।
क्या कहा क्या? नेक्स्ट, टू ओल्ड लाइट गुड व्हीकल्स ओन्ड बाय हिम वर लीज्ड टू अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। उसके पास दो लाइट गुड्स व्हीकल्स थे जो कि उसने किसी कंपनी को रेंट पे दे दिए अगेंस्ट फिक्स चार्जेस ऑफ 6500 पर मंथ, और वो अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं कर रहा है। तो जितने पैसे मिल रहे हैं उसे इनकम मानने। दोबारा पढ़ो सब लोग और बताओ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी क्या होगा। लेट से मैं जॉब करती हूँ और मेरे पास कोई पुराने ट्रक्स पड़े, लाइट गुड्स व्हीकल्स पड़े हैं, मैंने किसी कंपनी को रेंट पे दे दिए, मैं कोई अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रही, पर मैं उस कंपनी से रेंट ले रही हूँ 6500 पर मंथ, तो मेरी इनकम 6500 बननी चाहिए। वेरी गुड। कौन से सेक्शन का क्वेश्चन है? अगर मैं कह रही हूँ कि मैंने अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए हैं तो मुझे कम से कम इतनी इनकम दिखानी पड़ेगी, ठीक है? नहीं तो मुझे अपनी बुक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। हम 44AE को रिजेक्ट तो कर सकते हैं, पर 44AE को रिजेक्ट करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? अपनी बुक्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे इसके पास ऑप्शन ही नहीं है ऑडिट करवाने का, इसलिए हम इनकम 6500 की जगह कितनी लेंगे? 7500। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैलरी पढ़ते पढ़ते अचानक से पीजीबीपी आ गया। 5860 का उसे इंटरेस्ट मिला है एफडीआर से 24 अप्रैल 2024 को, और 6786 का इंटरेस्ट मिला है उसे फ्रॉम द डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनी। और ये जो इंटरेस्ट मिला है ये नेट अमाउंट है। इसका मतलब नेट वर्ड का मतलब क्या है? टीडीएस। टीडीएस डिडक्ट हुआ है। कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा? 10%। उसके बाद उसने 15370 की पेमेंट की है लाइफ इंश्योरेंस की, 22,500 की मेडिकल इंश्योरेंस की अपने और अपने स्पाउस के लिए। तो लाइफ इंश्योरेंस के लिए 80C में चले जाएंगे और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए 80T। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 80C। कहते जो एसबीआई में एफडी करवाई है 50,000 की, वो 5 years की है, ये भी कहां पर चला जाएगा? 80C। 11,000 रुपीज उसने दिए हैं एक 80G में अप्रूव्ड फंड को, एंड 5100 रुपीज उसने दिए हैं प्राइम मिनिस्टर के नेशनल रिलीफ फंड में। दोनों पेमेंट्स ही उसने चेक से की हैं। तो जो डोनेशन है वो कैश में तो सिर्फ 2000 तक की ही अलाउड है, काइंड में डोनेशन अलाउड ही नहीं है, तो उसने मॉनेटरी फॉर्म में ही दी है और चेक में दी है। 80G को हम प्लस सेक्शन में पढ़ते होते थे। एक होती थी अनलिमिटेड डिडक्शन, एक होती थी लिमिटेड डिडक्शन। अनलिमिटेड, जब तुम गवर्नमेंट को पैसे दोगे तो जितने दोगे उतनी डिडक्शन मिल जाएगी, बट उसमें कुछ फंड्स है 100% वाले, और जो ड्रॉट रिलीफ फंड है वो है 50% वाला। उसके बाद अगर किसी और अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो तो एडजस्टेड जीटीआई का 10% तक अलाउड होता था, याद आ गया ना? अगर वो ओलंपिक्स वाला होता था या फिर फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड होता था फिर तो हम लोग देते थे 100%, अदरवाइज हम कितना देते थे? 50%। तो अब चैप्टर में पहले तो सैलरी आ रहा है, सैलरी के बाद 44AE आ रहा है, उसके बाद ये सारी आ रही है हमारे पास डिडक्शंस, और साथ में ही टीडीएस का भी एक सेक्शन टेस्ट हो गया हमारे पास, सेक्शन 194A। इंटरेस्ट का सेक्शन 194A था ना? इंटरेस्ट उसी में ही जाएगा। 193, 194A था। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज आता है 193 में, बाकी सारा इंटरेस्ट आता है 194A में। याद आ रही है चीजें? लिंक कर पा रहे हो सब लोग? कोई कैलकुलेशन अगर कोई कोई स्पेशल स्कीम होगी इसके अंदर कि मैंने लोगों से पैसे, ये तो फिर एनजीओ टाइप एक्टिविटी हो गई ना, तो उसने पीछे कोई ना कोई एनजीओ बनाई हुई होगी, अदरवाइज वो आपकी इनकम मानी जाएगी। उसने कोई एनजीओ ऐसे क्राउड फंडिंग करते हैं, हमें ऐड आती रहती है बहुत बार, यूट्यूब पे भी ऐसे ऐड आती है कैंसर पेशेंट्स के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बट वो नीचे लिखा भी होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, तो उनके पास एनजीओ का लाइसेंस होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में मैं पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम आपसे ये करवाना चाहती हूँ कि जब न्यू स्कीम से ओल्ड स्कीम में जाएंगे, एक बार सब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मुझे ये बताओ कि मैम क्या क्या चेंज करेंगे, क्या क्या डिफरेंस होगा न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम? डिडक्शंस का डिफरेंस होगा, ठीक है जी। और सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगी, अदरवाइज 75 होती है। और
यही तो डिफरेंस आएंगे, एक तो डिडक्शंस का और सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन का। अब डिडक्शंस बताओ कौन कौन सी आएंगी। कौन सा? LIC का प्रीमियम, ठीक है। ATC, टीडी, MSC वाला, ठीक है, ये भी ATC है, ये ATG है और ये भी ATG है। ठीक है, ये भी ATC। क्लियर है कि कोई डाउट है? और भी रिडक्शन है, ये देखो। ATCCD ना, ATCCD नहीं है, ये ATC ही है। अगर एम्प्लॉयर ने NPS में की होते फिर ATCCD होता। PF में एम्प्लॉयर कर रहा है तो एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन कहां पर और कवर हो जाएगी? ATC में। ऐसा ही था ना, जो तुम RPF में कंट्रीब्यूट करते हो वो ATC में एलिजिबल होता है। एक और रिडक्शन है, और ये वाली डिडक्शन हमेशा ऐसे हिडन ही होंगी, तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी। TDS डिडक्शन थोड़ी है, ये तो टैक्स लाइबिलिटी को कम करे। ठीक है ना? कितना मिलता है TTTA में? अप टू 10,000, एंड सीनियर सिटीजन हो तो 50,000। हमें तो सिर्फ मिलता है FD पे। सीनियर सिटीजन को सेविंग्स अकाउंट पे भी मिलता है और FD पे भी मिलता है, दोनों चीजों पे मिलता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। मैं इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट मार्क करवा नहीं रही हूँ, इट इज ऑब्वियस, सारे क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरी। सबसे पहले बेसिक पे है 15,000 पर मंथ। बेसिक पे के बाद DA मिलता है उसे, जिसमें कि सिर्फ 50% रिटायरमेंट बेनिफिट में जाएगा, 12,000। DA के बाद कमीशन, जो कि टर्नओवर के ऊपर बेस्ड है। टर्नओवर है 50 लाख, तो 50 लाख का 0.5%। नेक्स्ट, बोनस 50,000 टैक्सेबल है। ग्रेचुटी ड्यूरिंग सर्विस मिली है, इसलिए ये भी टैक्सेबल है। अपनी कंट्रीब्यूशन RPF में, ये तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, ये ATC में चला जाएगा। मैंने जो अपने पैसे PF में डाल दिए, इसका सैलरी हेड में कोई रोल नहीं है। मेरे एम्प्लॉयर ने भी PF फंड में पैसे डाल दिए, ये हमारी सैलरी में ऐड कर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF। हाँ जी, सबसे पहले लिखेंगे एम्प्लॉयर से रिसीव कितना हुआ, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया है। कहते हैं एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 20% ऑफ बेसिक पे। अभी हमने ऊपर लिखा बेसिक पे कितनी थी? 1,80,000। 1,80,000 का 20%, तो एम्प्लॉयर ने कितने पैसे दिए हैं? 36,000 माइनस एग्जम्प्ट पोर्शन कितना होगा सैलरी का, जो पैसे इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है। इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है 12% ऑफ सैलरी। और यहां पर सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक पे, DA का सिर्फ वो हिस्सा जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एंटर हो रहा है, एंड कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। बेसिक पे है 1,80,000,
DA 144 का हाफ, क्योंकि सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हाफ पोर्शन ही जा रहा है, एंड 25,000, इस टोटल का 12%। कितना अमाउंट है? तो पीएफ का अमाउंट आ गया टैक्सेबल पोर्शन 2760। उसके बाद इंटरेस्ट मिला है पीएफ अकाउंट पे 15% पर एन, तो 15,000 का इंटरेस्ट मिला है, पर इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट कितना होता है? अप टू 9.5% पर एन। तो इंटरेस्ट आरपीएफ रिसीव्ड 15,000 माइनस एग्जाम्प्ट पोर्शन, आई होप सबको समझ आ रहे हैं सारे पॉइंट्स। एम्प्लॉयर से मिली है, तो गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर मोर देन 5,000। करते हैं हमेशा, आपको याद होगा। कई बुक्स इसे मानती हैं एक्सेस पोर्शन, कई बुक्स मानती हैं होल। हम आईएसआई के रूल्स के अकॉर्डिंग होल पोर्शन टैक्सेबल बनाते हैं। देन म्यूजिक सिस्टम, एम्प्लॉयर ने इसे ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर ऑफ एसेट, ये एक वर्क है। वैल्यू ऑफ वर्क इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। एसेट की कितनी वैल्यू होगी? म्यूजिक सिस्टम के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 10% के बेसिस पे, एसएलएम बेसिस पे लगेगी। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मार्च 25 का। एम्प्लॉयर ने कब खरीदा था? 1 अप्रैल 25 में। तो इसका मतलब कि अभी एम्प्लॉयर को 1 साल भी नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन लगानी ही नहीं है। यही मतलब हुआ ना। 1 साल कब कंप्लीट होना था? 1 अप्रैल 2025 को, उससे पहले ही एम्प्लॉयर ने अपना म्यूजिक सिस्टम मुझे दे दिया। इसका मतलब है एसेट की वैल्यू कितनी रहेगी? 85,000 ही रहेगी। स्पेशली अभी जब आपने चार्ट पढ़ा होगा ट्रांसफर ऑफ एसेट, उसमें लिखा हुआ है कि एवरी कंप्लीटेड ईयर की डेप्रिसिएशन लेनी है। तो एसेट पर्क की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? माइनस नो डेप्रिसिएशन माइनस कोई भी अमाउंट रिकवर नहीं हुई, तो पर्क की वैल्यू है 85,000। ये आ गई आप लोगों के पास ग्रॉस सैलरी। फाइव थ्री डबल टू सिक्स 45726। आगे चल सकते हैं जी। सैलरी के बाद इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। Since assessee has not prepared books, income from renting of light goods vehicles is assessable under section 44AE.
दैट इज 7500 पर मंथ पर व्हीकल। तो हमारे पास बन जाएगा 7500 इंटू 2 व्हीकल्स है इंटू 12। ये आ गई पीजीबीपी हेड की। उसके बाद अदर सोर्सेज में एक इंटरेस्ट है 5860 का और एक डिबेंचर्स का इंटरेस्ट है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन एफडीआर। एफडी पे उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 5860। बैंक ने मेरा टीडी से डिडक्ट किया होगा। अगर जब बैंक ने मुझे एफडी के ऊपर इंटरेस्ट दिया, बैंक ने मेरा टीडीएस डिडक्ट किया होगा कि नहीं किया होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 194A सेक्शन में बैंक हमारा टीडीएस डिडक्ट करता है। जब बैंक में इंटरेस्ट देता है सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, तब तो टीडीएस डिडक्ट ही नहीं होता। पर अगर हमें एफडी के ऊपर इंटरेस्ट देता है तब रूल क्या है? 10,000। पर अगर बैंक सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट देता है तब रूल क्या है? 15,000, 50,000। 10,000 भी नहीं है, 194A में लिमिट 40,000 है। 10,000 नहीं है, 40,000। एक बार चेक करना, 40,000 ही है ना? इट इज 40,000। बैंक हमें जो इंटरेस्ट देता है वो 40,000 के एक्सेस पे टीडीएस डिडक्ट करता है। एक था इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, एक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हमें रिसीव हुआ है 6786। एंड टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है। एसएससी का काम होता है एक तो पैन नंबर देना, और एसएससी का काम होता है कि अपनी इनकम को ग्रॉस अप करना। टीडीएस डिडक्ट हुआ है 10% पे, तो इसे डिवाइड करेंगे 90% से, तब तो पता चल जाएगा ग्रॉस इंटरेस्ट कितना है। 754 जो भी पोर्शन आएगा रिमेनिंग दैट इज टीडीएस 754। अब आ जाएगी हमारे पास इस पर्सन की टोटल इनकम। न्यू स्कीम में तो यही डायरेक्टली बन जाएगी टोटल इनकम, कोई भी रिडक्शन मिलती ही नहीं। 644 नहीं बोला ना? 6457260। कितना आ रहा है नीरज? ठीक है। न्यू स्कीम में तो यही इनकम हो गई, और न्यू स्कीम में टैक्स कितना हो गया? पर हमने कभी भी टैक्स लाइबिलिटी पे रुकना ही नहीं होता, हमने तो ये बताना होता है टैक्स पेएबल कितना। इस केस में क्या होगा? टैक्स रिफंडेबल होगा। जो उसका टीडीएस डिडक्ट हो चुका है उसे क्या मिल जाएगा? उसका रिफंड मिल जाएगा 754 का। अगर हमें ये क्वेश्चन करना हो ओल्ड स्कीम से, तो टोटल इनकम हमारे पास आई है 650,660। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 के। फिर माइनस करेंगे हम डिडक्शंस, और किसी सेक्शन में कोई चेंज नहीं। और इनकम है 44 की, वो ओल्ड और न्यू में सेम रूल्स हैं। अदर सोर्सेज की ओल्ड और न्यू में सेम रूल्स हैं। तो हमारे पास अब सिर्फ डिडक्शंस बची। डिडक्शंस में सबसे पहले आ गया 80C। 80C में सबसे पहले क्या आ गया? पीएफ में ओन कंट्रीब्यूशन, जो उसने पीएफ अकाउंट में खुद कंट्रीब्यूट किए, खुद उसने कंट्रीब्यूट किए हैं पीएफ में 30,000।
उसके बाद हमें बताया गया LIC पॉलिसी है 15370 की, अपनी और अपनी वाइफ की। तो LIC भी 80C में कवर हो गया। उसके बाद 5 इयर्स की उसने FD करवाई है SBI में, इसकी भी 80C में एलिजिबिलिटी बन गई 50,000। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदे हैं 30,000 के, तो 150 से कम बन रहा है। तो टोटल 80C की रिडक्शन कितनी आ जाएगी? ATD मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, मेडिकल इंश्योरेंस का उसने एक्सपेंस किया है 22,500। तो मेडिकल इंश्योरेंस की रिडक्शन भी दे देंगे 22,500। उसके बाद आ जाएगा 80G। 80G में सबसे पहले तो 5100 तो किसको दिए हैं? PM नेशनल रिलीफ फंड। इसके ऊपर तो पूरा दे ही देना है, 100% कैटेगरी में ही आता है। तो PM का नेशनल रिलीफ फंड 5100। उसके बाद 80G में कोई ट्रस्ट है, इसमें रिडक्शन कितनी मिलती है? डोनेशन और 10% ऑफ एडजस्टेड GTI विच एवर इज लेस। डोनेशन कितनी की है उसने? 11,000। एंड एडजस्टेड GTI क्या होता है? एडजस्टेड GTI होता है GTI माइनस ऑल डिडक्शंस एक्सेप्ट 80G। और GTI भी हम लोग सारी नहीं लेते, GTI में सिर्फ हम लोग कौन से इनकम्स लेते हैं? नॉर्मल इनकम लेते हैं। वेरी गुड। तो अभी आप 650,660 में से ऐड करेंगे 25,000, फिर सारी रिडक्शंस माइनस करके, ये 5100 माइनस नहीं करना, 80G वाली नहीं माइनस करनी, बाकी माइनस करके बताओ। 5,47,709। इसका 10%, 5277,990 का 10%, तो फाइनल अमाउंट कितनी बन गई? 11,000। जहां पर उसने डोनेशन की है वो एक इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड है 80G में, पर ना तो वो ओलंपिक्स वाला है ना ही फैमिली प्लानिंग वाला, तो हमें अलाउड कितना अमाउंट होगा इसका भी? 50%। 11,000 का भी 50% कर देंगे, नेट अमाउंट अलाउड ही कितना होगा? 5,500। ये आ जाएगी आपके पास फाइनल इनकम। इसके लिए न्यू स्कीम एडवांटेजेस रहेगी। ओल्ड स्कीम में इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल बनेगी, है ना? तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या एडवाइस करेंगे हम लोग? न्यू स्कीम। चले हम आगे, एक बार हम सजेशन आंसर देखते हैं। सैलरी की इनकम है 180, DA 144, कमीशन 25,000, बोनस 50, ग्रेचुटी उन्होंने स्पेशली वर्किंग नोट में बताया क्योंकि ये ड्यूरिंग सर्विस है, ये फुली टैक्सेबल है। RPF में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किए 36, एग्जाम्पशन मिल गई 33,240, टैक्सेबल पोर्शन 2,760, इंटरेस्ट मिला 15,000, एग्जाम्पशन 9,500, टैक्सेबल पोर्शन 5,500। 5,000 से ज्यादा का गिफ्ट है तो फुली टैक्सेबल। पर्क की वैल्यू इन्होंने यूज ऑफ एसेट माना है। एक सेकंड में क्वेश्चन पेपर हम दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। हाँ जी देखो, म्यूजिक सिस्टम में उन्होंने साथ में लिखा वाज गिवन टू हिम फॉर पर्सनल यूज। तो अगर एसेट को यूज करने के लिए दिया है, मैंने शायद जल्दी जल्दी में गलत पढ़ा, तो उस केस में तो नहीं क्या होता है 10%। पर अगर एसेट को ट्रांसफर किया है तो एसेट की वैल्यू ही ऐड होती है, दिस इज यूज ऑफ एसेट। एंड ओल्ड स्कीम में पहले क्वेश्चन सॉल्व किया तो ओल्ड स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी इन्होंने 50,000। PGBP की इनकम बनी 1,80,000, बहुत अच्छा पॉइंट था। इनकम गिवन 6,500 है पर हम टैक्सेबल बनाएंगे 7,500।
अगर वो बोलता ना बुक्स मेंटेन की हुई हैं तो हम एक नोट लिख देते कि इनकम तो तुम 6500 ले लो, पर साथ में क्या करवा लो, 44 AD में ऑडिट करवा लो, 44 AB में। एफडी का इंटरेस्ट 5860, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट 7540, ये आ गई इस पर्सन की इनकम। डिडक्शंस में 80C में लाइफ इंश्योरेंस, NSC, FDR, एंड जो एम्प्लॉय ने PF में पैसे डाले 80D 80G, हमारा भी सेम अमाउंट आ रहा है। एक अमाउंट आ रहा है हमारा 5100 और एक आ रहा है, इतना ही था ना। नेक्स्ट टैक्स की कैलकुलेशन की तो इनका ओल्ड स्कीम में भी रिफंडेबल बन रहा है 750। उसके बाद न्यू स्कीम में सॉल्व भी नहीं किया। ओके, सिर्फ ओल्ड स्कीम से ही सॉल्व। क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट आप लोग करोगे क्वेश्चन, सैलरी हेड का भी क्वेश्चन आई। अगर जरूरत लगे तो ग्रेचुटी और लीव एनकैशमेंट का चार्ट रेफर कर लेना, बट अदरवाइज खुद सॉल्व। ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਕੀ ਖਾਣ ਬੱਚਨ ਲੈਣਾ।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अगर जरूरत लगे तो चार्ट रेफर कर लो, उससे रूल याद हो जाएगा। बट एक बार खुद पूरा क्वेश्चन सॉल्व जरूर करो। मैं अभी रिपीट करती हूँ, गिव मी वन मोमेंट। वेरी गुड मन्नत। आपने भी क्या किया नहीं होगा, बट वेरी गुड, भी सारी क्लासेस लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। ओके, क्या मुझसे आप डायरेक्ट डायरेक्ट डन। कंपेयर करें, टाइम चाहिए साइलेंट, कोई बात नहीं। हाँ, चलो यहाँ पर देखेंगे सब लोग। चलो सबसे पहले तो यही बता दो, क्या बिजनेस का लॉस सैलरी के साथ सेट ऑफ हो जाएगा? नहीं नहीं। सर। बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा 8 ईयर्स तक के लिए, क्योंकि नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस है, बट ये सेट ऑफ नहीं होगा। तो सबसे पहले उन्होंने हमसे ऑप्ट आउट ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है, तो ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। बेसिक पे 9 मंथ्स की लेनी है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिक पे आएगी 2,25,000। HRA रिसीव हुआ है 6,000 इंटू 9, 54,000 का, माइनस HRA की एग्जाम्पशन मिल रही है 36,000। अगर किसी का गलत है तो चेक कर लो। HRA की पहली लिमिट है, HRA कितना रिसीव हुआ, सेकंड 50% ऑफ सैलरी, एंड थर्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ध्यान से यहाँ पर 9 मंथ्स करना है सब जगह। HRA के बाद ग्रेचुटी रिसीव हुई है 3,50,000। ग्रेचुटी फुली एग्जाम्प्ट हो रही है। ग्रेचुटी के 3 रूल्स क्या है, अगर कोई पर्सन पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड है, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 3,15,000, 15 डेज की सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। और अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर, तो हम क्या बोलते हैं, एवरी कंप्लीटेड ईयर और दोज इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। एंड यहाँ पर ग्रेचुटी में सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक पे प्लस DA, चाहे एंटर हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, दोनों केसेस में ले लेते हैं। एंड गवर्नमेंट की लिमिट है 20 लाख, तो लोवेस्ट अमाउंट था 350, सारा ग्रेचुटी एग्जाम्प्ट हो गया। सिमिलरली लीव एनकैशमेंट की 4 लिमिट्स हैं। एक्चुअल में लीव एनकैशमेंट रिसीव कितनी हुई है, गवर्नमेंट की लिमिट है 3 लाख ओल्ड स्कीम में, अगर न्यू स्कीम में करता तो लीव एनकैशमेंट की लिमिट है 25 लाख। 10 मंथ्स की सैलरी, एंड जितनी उसकी अनअवेल्ड लीव्स थी,
और मैक्सिमम अलाउड लीव्स हम मानेंगे 30 डेज उस टाइम पीरियड की सैलरी। ठीक है, आपके पास आ रहा होगा 315 रिसीव्ड और 245 की एग्जाम्शन, फाइनल अमाउंट बचा 70,000। ये है हमारे पास ग्रॉस सैलरी। ओल्ड स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे 50,000 की, तो फाइनल सैलरी 263। बिजनेस का लॉस सिर्फ इनर कॉलम में बताएंगे क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये एडजस्ट होगा ही नहीं। 80p की रिडक्शन मिल जाएगी और पर्सन की इनकम बनेगी 1,63,000। ठीक है, पूरा ठीक है नीरज? वेरी गुड, वेरी गुड, समझ आया अच्छे से सबको? ओके। एक स्टूडेंट को डाउट है, अगर इस क्वेश्चन में भी किसी को डाउट है पहले मुझे बताओ, मैं प्रीवियस क्वेश्चन का एक डाउट ले रही हूँ। मैं अंकिता देखो भाई ध्यान से, बाकी सब लोग भी। जेन्युइनली नया पॉइंट था, हमने पहली बार ऐसा कोई पॉइंट किया है। सैलरी चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है और फिर उन्होंने हमें ये बताया कि एक पर्सन के पास दो लाइट गुड्स के व्हीकल्स हैं जो कि उसने लीज पे दिए हैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को, जिसके कि उसने फिक्स चार्जेस कंपनी ने पे किए हैं 6,500 पर मंथ। वो पर्सन अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहा। तो अगर आप किसी को कोई भी चीज रेंट पे दे रहे हो, ये दो चीजें हो सकती हैं। या तो जो रेंट है वो पीजीबीपी हेड की इनकम बन सकता है, या फिर अदर सोर्सेज की बन सकता है। पर अदर सोर्सेज में क्या जाती है? रेजिडुअरी इनकम जाती है। अगर कोई इनकम के लिए स्पेशल रूल बना हुआ है वो थोड़ी अदर सोर्सेज में जाएगा। तो अगर कोई पर्सन ट्रांसपोर्ट गुड्स व्हीकल्स को रेंट पे दे रहा है, ये अदर सोर्सेज में एलिजिबल ही नहीं है। शायद पेपर में आपके दिमाग में आए मैम ये अदर सोर्सेज में क्यों नहीं लिखा। अगर अदर सोर्सेज में जा सकता होता तो रेंट कितना बनता? 6,500, और असेसी का फायदा होता, कम दिखाना पड़ता। बट अदर सोर्सेज में एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि अदर सोर्सेज तो रेजिडुअरी हेड है। तो ये जाएगा ही कहां पर? पीजीबीपी में। पीजीबीपी में लिखा हुआ है कि या तो तुम बुक्स बनाओ और हम बुक्स का ऑडिट करेंगे, अदरवाइज प्रेजम्पटिव इनकम में लिखा हुआ है कि किसी भी गुड्स व्हीकल से, लाइट गुड्स व्हीकल से मिनिमम इनकम कितनी होती है? 7,500 पर मंथ। तो एक व्हीकल की इनकम हो गई 7,500 इंटू 12, उसके पास ऐसे टू व्हीकल्स है तो इनकम। आई होप डाउट क्लियर हो गया है। किसी को कोई और डाउट है तो प्लीज बताओ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। रोजी एंड मेरी दो सिस्टर्स हैं, दोनों ही बॉर्न एंड बॉट अप है मुंबई में। तो इतनी सी बात से मुझे ये तो पता चल गया कि दोनों क्या है? पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, पता नहीं ना आगे क्या काम आएगा इसका मुझे। दोनों ही सिस्टर्स बॉर्न एंड बॉट अप है मुंबई। रोजी की शादी हुई 1982 में और वो सेटल हो गई कनाडा में सिंस 1982। मेरी की शादी हुई है मुंबई में। दोनों की एज लेस देन 60 ईयर है, तो दोनों ही सीनियर सिटीजन तो अभी तक नहीं है। ये हमें इनकी कुछ इनकम बताई गई है। हमें पूछा गया है कि टैक्सेबल इनकम भी बताओ, टैक्स लायबिलिटी भी बताओ दोनों लोगों की। एंड अगर वो दोनों ही ऑप्ट आउट कर रही हैं डिफॉल्ट टैक्स स्कीम से, तो हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? ओल्ड स्कीम। ये क्वेश्चन किस चीज का लग रहा है आपको? कौन कौन सा हेड आपको लग रहा है कि अप्लाई हो रहा है? कौन कौन सा चैप्टर अप्लाई हो रहा है? रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, जब मुझे ये बता दिया कि एक पर्सन कनाडा में रहता है एक मुंबई में रहता है, तो सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि वो रेजिडेंट है कि वो नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट की तो सारी इनकम से इंडिया में टैक्सेबल होंगी, नॉन रेजिडेंट की सिर्फ कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में? इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी। पहला काम तो ये आ गया। उसके बाद पेंशन दिख रही है तो सैलरी हेड में जाएगा। कुछ कैपिटल गेन भी है, कुछ एलआईसी का प्रीमियम पे किया है, ऐसे ही कुछ और प्रीमियम पे किया है, मेडिकल इंश्योरेंस है, रेंट रिसीव हुआ है हाउस प्रॉपर्टी का। तो एक सैलरी हेड अप्लाई हो रहा है, एक कैपिटल गेन अप्लाई हो रहा है, डिडक्शंस अप्लाई हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, एंड ऑब्वियसली रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस एक और कौन सा हो गया? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, किसी किसी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड तो हो ही जाएगा ना जब मल्टीपल इनकम्स आ गई। अगर किसी भी हेड में लॉस आ रहा है तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये सारे रूल्स देखने में हमको छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, बट इतने सारे टॉपिक्स एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम
फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर रेगुलर प्रोविजंस। उन्होंने स्पेशली हमें बोला कि रेगुलर प्रोविजंस में सॉल्व करने। मिस रोजी एंड मिस मेरी ये नॉन रेजिडेंट है और ये रेजिडेंट है। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। वर्किंग नोट बनाएंगे और बताएंगे कि मिस रोजी क्योंकि कनाडा मैरिड है, एक भी दिन उन्होंने हमें बताया ही नहीं इंडिया में आई है, तो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं ये क्या है, नॉन रेजिडेंट। एंड मिस मेरी क्या है, रेजिडेंट, क्योंकि वो मुंबई में मैरिड है। क्या सबसे पहले इनकम अंडर द हेड सैलरी, सैलरी हेड की इनकम हमें गिवन है। तो मेरी को तो इंडिया की गवर्नमेंट से पेंशन मिली है, रोजी को कनाडा की गवर्नमेंट से पेंशन मिली है। तो बताओ अभी जो रोजी को पेंशन मिली है कि कनाडा की गवर्नमेंट से, टैक्सेबल होगी क्या एग्जाम्प्ट होगी? एग्जाम्प्ट, फॉरेन इनकम है, ठीक है। तो रोजी की पेंशन एग्जाम बीइंग फॉरेन इनकम, ये तो आ गई नील। और दूसरे पर्सन की पेंशन आ गई 60,000। अब क्या करूं, सैलरी हेड में एक ही इनकम है, पता है क्या सैलरी हेड कि कुछ करना बाकी है जरूरी काम। ऐसे क्वेश्चन में भूल नहीं जाना। अगर उन्होंने कंप्यूटेड वर्ड लिखा होता फिर तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देनी थी, ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन है। तो ओल्ड स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन हम कितनी देंगे, 10,000। 50,000 नेट इनकम बचेगी 10,000। थोड़ा ज्यादा तेज से भी कर, नेक्स्ट वर्ड ही बोल दिया। चलिए आगे। अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमें हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में 9th पॉइंट के बारे में। अब जो घर है वो मुंबई में है, दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम कहां पर अक्रू हो रही है, इंडिया में, तो चाहे कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है उसके लिए भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, पूरे चैप्टर के मतलब नॉर्मल क्वेश्चन के साथ उन्होंने रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर भी डाल दिया। सिंस हाउस इज सिचुएटेड एट मुंबई, इनकम अक्रूज इन इंडिया, thus taxable in hands of both resident and non-resident। तो जो हमें रेंट रिसीव हुआ है, हमें म्यूनिसिपल टैक्सेस तो बताए नहीं, ये हमारे लिए सीधा ही क्या बन गई, एनएवी। एनएवी गिवन है 60,000 एंड 30,000। अब क्या करें, माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की। हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम आएगी 42,000 एंड 21,000। आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। टीजेपी हेड की कोई भी इनकम नहीं गिवन है हमें, उसके बाद डायरेक्टली हमें गिवन है कैपिटल। हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मुंबई में लैंड सेल करने से, दोनों के लिए ही टैक्सेबल होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसटीटी इज पेड, क्योंकि इंडिया की कंपनी के शेयर्स हैं तो ये भी क्या हो गई, इंडियन इनकम।
मुझे बार बार ये बताना पड़ेगा कि ये इंडियन इनकम है, इसलिए मिस रोजी के लिए टैक्सेबल है। तो दोनों इनकम से दोनों के लिए टैक्सेबल हो गई। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से सेक्शन में टैक्सेबल होगा? अंडर सेक्शन 112। एक्सप्लेन कर देंगे जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया कि क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो मुंबई में है, ये क्या है? इंडियन इनकम। उन्होंने मेरे से सिर्फ इनकम नहीं पूछा, टैक्स भी पूछा, तो मुझे ध्यान से बताना पड़ेगा कि ये स्पेशल इनकम है। टैक्स कैलकुलेट करते हुए हमें ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिवन है हमें दोनों का ही 1 लाख रुपीज। शॉर्ट टर्म कैपिटल कौन से सेक्शन में आएगा? 111A। और कितने परसेंट पे टैक्सेबल हो जाएगा? 12.5%। 12 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस पे होगा? 20%। 20% पे टैक्सेबल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। एक पर्सन का गिवन है 20,000 एंड एक का गिवन है 2,50,000। क्योंकि शेयर इंडिया की लिस्टेड कंपनी के हैं, तो चाहे जो रोजी है वो नॉन रेजिडेंट है, दोनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम इंडिया में अक्रू हो रही है। समझ आया ना सबको? तो अब जीटीआई कितनी आ गई? ग्रॉस टोटल इनकम। Next 71, 71. तुम ऊपर 10,000 पेंशन वाला भूल गए शायद। माइनस डिडक्शन। हाँ जी, डिडक्शन देखो। सबसे पहले LIC। मेरी ने LIC प्रीमियम पे किया है 10,000 का, एंड रोजी ने पे किया है LIC प्रीमियम कनाडा की LIC कंपनी को। दोनों अलाउड है, बोथ आर अलाउड। प्लीज क्वेश्चन में मार्क कर लो, हमने कहीं पर भी ऐसा, हमने डिडक्शंस में ये याद किया है कौन सी इंडिविजुअल को अलाउड है, कौन सी HUF को अलाउड है। हमने ये नहीं पढ़ा कौन सी रेजिडेंट के लिए कौन सी नॉन रेजिडेंट के लिए। सिर्फ कुछ डिडक्शन है जो कि रेजिडेंट के लिए। तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना, प्लीज अपनी बुक में इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अगर कैनेडियन LIC कंपनी को भी आपने इंश्योरेंस पे किया है, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, तो वो भी अलाउड होगा। ATC में आ जाएगा 40,000 एंड 10,000। एंड ATC का एक और भी गिवन है, PPF गिवन है 20,000। एक पर्सन का ATC आ गया 40 और एक का ATC में आ गया 30। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी अपनी बुक में स्पेशली इस चीज को हाईलाइट करेंगे, इस पॉइंट को। 6th पॉइंट, पहला क्वेश्चन आया है इस टॉपिक का। जो रिडक्शंस है वो हमने ये पढ़ा कि LIC प्रीमियम पे करना है, ये नहीं पढ़ा कि सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को ही पे करना है। अब सिर्फ एक पॉइंट बचा, मेडिकल पॉलिसी। अकाउंट पे ही चेक से ली है, तो एक के डी में कितना मिल जाएगा मिस मेरी को? 25,000। $381 माइनस 55। ध्यान से देखो, another very important point which makes this question very important। डिडक्शंस मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? सिर्फ कहां से एडजस्ट हो सकती हैं? नॉर्मल इनकम में से। क्या डिडक्शन स्पेशल इनकम में एडजस्ट हो सकती हैं? नहीं। तो इस परसेंट की रिडक्शंस है तो कितनी? 30 प्लस 25। पर रिडक्शंस मैक्सिमम अलाउड ही कितनी है? 10,000 की सैलरी हेड की इनकम और 21,000 की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। जो कैपिटल गेन है दोनों ही स्पेशल सेक्शन वाले हैं, तो वो तो अलाउड ही नहीं है। तो डिडक्शंस आ तो कितनी रही है हमारे पास? 55,000 की, बट हम मेंशन करेंगे कि हम मैक्सिमम डिडक्शंस अलाउ कितनी करेंगे? रेस्ट्रिक्टेड अप टू। फर्स्ट केस में रिडक्शंस कितनी मिलेंगी? मेरी के केस में कितनी मिलेंगी? 31,000। 31 इधर 21 एंड 10।
एंड सेकेंड केस में रिडक्शन पूरी मिल जाएगी 40,000, क्योंकि उसकी नॉर्मल इनकम कितनी थी हाउस प्रॉपर्टी की? 42,000। तो यहां पर आपके पास आएगा 1,22,000 एंड 3,50,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी भी इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहां तक हो गया, आगे देखो। अब जब हम टैक्स कैलकुलेट करने जाएंगे, तो जब हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे 122 में से 1 लाख की इनकम तो कौन सी है? सेक्शन 112 की 20,000 की इनकम है 111A वाली, और 2,000 की इनकम है हाउस प्रॉपर्टी वाली। ऐसा ही होगा। और दूसरे पर्सन के केस में 1 लाख की इनकम है 112 वाली, एंड 2,50,000 की इनकम है 111A वाली। ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन है, ओल्ड स्कीम में टैक्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आते हैं बेसिक एग्जाम्पशन। बेसिक एग्जाम्पशन कितनी मिलती है ओल्ड स्कीम में? 2,50,000। पर जो बेसिक एग्जाम्पशन है सीनियर सिटीजन में ज्यादा होती है, पर ये सीनियर सिटीजन है ही नहीं। और जो बेसिक एग्जाम्पशन बच जाती है वो आप किस में से एडजस्ट कर सकते हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल स्पेशल इनकम्स में से एडजस्ट कर सकते हो। पर ये सिर्फ कौन एडजस्ट कर सकता है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके पास बेसिक एग्जाम्पशन है तो है, पर ये बेसिक एग्जाम्पशन को यूज ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है? नॉन रेजिडेंट है। समझ आई ना बात? तो इसका जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे, सिर्फ 2,000 की बेसिक एग्जाम्पशन यूज होगी। 1 लाख के ऊपर अगर 12.5% करेंगे फिर तो 12,500 आएगा। 20% करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। ना मुझे उन्होंने डेट बताई है, ना ही उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने इंडेक्सेशन की है या नहीं। तो मैं दोनों के अकॉर्डिंगली ढूंढ रही हूँ। पता नहीं सजेस्टेड आंसर कैसे गिवन होगा। ठीक है। 111A में 20,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? किसी के दिमाग में कुछ भी और आ रहा है? एक पर्सन की इनकम है 122, नॉन रेजिडेंट है, बेसिक एग्जाम्पशन का हमने फायदा नहीं दिया, स्पेशल इनकम के ऊपर टैक्स निकाल लिया। अब मैं क्या करूं? कुछ और पॉइंट आ रहा हो टैक्स कैलकुलेट करते हुए? वेरी गुड, हाँ यही पॉइंट है। रिबेट इसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, रिबेट सिर्फ किसको मिलता है? रेजिडेंट को। क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, वैसे इसकी इनकम 5 लाख से कम है, 25,000 का रिबेट मिल जाता है, पर इसे रिबेट भी नहीं मिले। वेरी वेरी नाइस पॉइंट। प्लस इसमें 4% से कोई रिबेट नहीं मिले। सेकेंड केस में टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक एग्जाम्पशन है 3,50,000 की। मुझे किसमें फायदा है? इसमें टैक्स है 12.5 या 20%, इसमें टैक्स है 20%। 20% में फायदा है तो 250, ये तो बेसिक एग्जाम्पशन में ही चला गया। तो 1 लाख पे या तो टैक्स कितना बनेगा? 12,500, या फिर बनेगा 20,000। ठीक है। विद इंडेक्सेशन और विदाउट इंडेक्सेशन की वजह से मैं बोल रही हूँ, इन दोनों में से कोई सजेस्टेड आंसर आ रहा होगा। पर ये एलिजिबल है रिबेट के लिए भी। इसे रिबेट कितना दे देंगे? 12,500, और एंड में क्या करेंगे? 4% सेस। इस क्वेश्चन के ऊपर प्लीज मार्क कर लो। डू, आप लोगों ने खुद हाथ से दोबारा सॉल्व करना। सारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी प्लीज इस चीज को मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इन योर बुक। देखते हैं जैसे आंसर। देखो, पहले उन्होंने बताया मिसेस रोजी नॉन रेजिडेंट है, मिस मेरी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो मिसेस रोजी की जो पेंशन है वो तो टैक्सेबल ही नहीं है। दूसरे पर्सन की पेंशन बनी 10,000। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दोनों की टैक्सेबल बनेगी 42 एंड 21। कैपिटल गेन दोनों का टैक्सेबल बनेगा 120 एंड 350। ये आ गई हमारे पास जीटीएन। डिडक्शन हमने एलआईसी की और पीपीएफ की रिडक्शन दी, और यहाँ पर कनाडा के लाइफ इंश्योरेंस की 80D का रिडक्शन भी दे दिया। बट मैक्सिमम रिडक्शन मिल ही कितनी सकती है? अप टू नॉर्मल इनकम, उससे ज्यादा मिल ही नहीं सकती।
तो फाइनल हमारे पास आंसर आया, एक पर्सन की इनकम आई 122, एक पर्सन की इनकम आई 350। फिर पहले उन्होंने टैक्स कैलकुलेट किया मिसेस रोजी का। उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे किया है 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे उन्होंने ना पुराने रेट्स ही लगा रखे हैं 15%। जो बैलेंस अमाउंट है वो बेसिक एग्जाम्पशन में चला गया, ये इसका आ जाएगा फाइनल टैक्स। ये गलत है, यहाँ पर 15% नहीं आएगा, नए रेट्स आएंगे। नेक्स्ट, मिसेस मेरी का 15% किया 1 लाख के ऊपर, बेसिक एग्जाम्पशन दे दी, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट किया एंड ये रिबेट के लिए एलिजिबल थी, तो इनकी टैक्स लायबिलिटी कुछ और आ जाए। हाँ जी, देखो इन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पर। कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग 20% पे लगा रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% पे लगा रहे हैं, एंड बताया इंडेक्सेशन वाला पॉइंट, उस उन्हीं पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया जो हम लोगों ने डिस्कस किए कि अनएग्जॉस्टेड बेसिक असम्पशन कहाँ पे यूज हो सकती है और कहाँ पे नहीं। क्लियर है भाई सबको? पक्का पूरे अच्छे से समझ आए हैं? ओके, रिविजन में कहाँ तक पहुंच गए हो आप लोग? पीजीबीपी तक पहुंच गए हो? डेली पढ़ रहे हैं 10 पेजेस? वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से हो रही होगी। चलो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनकम भी है एंड एएमटी भी लिखा हुआ है और एसईजेड भी है। लास्ट क्वेश्चन, रिवाइज करते हैं पहले इन रूल्स को। एसईजेड के तो हमने काफी क्वेश्चन किए थे, एएमटी का हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। एसईजेड के चार्ट में क्या था, सेक्शन 10A, जो भी पर्सन एसईजेड में काम करता है तो उसका एक्सपोर्ट का प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो जाता है। पहले 5 साल तक के लिए 100% एक्सपोर्ट प्रॉफिट एग्जम्प्ट है, अगले 5 साल तक के लिए 50% एक्सपोर्ट का प्रॉफिट एग्जम्प्ट है, और उससे अगले 5 साल के लिए 50% एग्जम्प्ट है अगर वो प्लांट एंड मशीनरी में री इन्वेस्ट करते हैं। पता कैसे चलता है कि पूरे बिजनेस में एक्सपोर्ट की वजह से कितना प्रॉफिट हुआ है? तो हम टोटल सेल और एक्सपोर्ट सेल की प्रोपोर्शन के बेसिस पे, रेशियो के बेसिस पे पता करते हैं कि एक्सपोर्ट का प्रॉफिट कितना है। जब हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, एक तो हम गुड्स का बिल चार्ज करते हैं, प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन और फ्रेट के एक्सपेंसेस है वो भी चार्ज करते हैं। इसे सेल में इंक्लूड नहीं करना है, स्पेशली लिखा हुआ है हमने एक्सक्लूड करना है। उसके अलावा एक टॉपिक इस चैप्टर में आएगा, इस क्वेश्चन में आएगा एएमटी। एएमटी इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जो एएमटी है ये कंपनीज के ऊपर लगता ही नहीं है, कंपनीज के ऊपर मैट होता है। जो एएमटी है वो सिर्फ तभी लगता है अगर किसी इंडिविजुअल या एचयूएफ की इनकम 20 लाख से ज्यादा है, अगर इनकम 20 लाख से कम है तब भी नहीं लगता। एएमटी लगाने का पर्पस ये था कि कोई पर्सन ऐसा ना हो कि रिडक्शन का इतना ज्यादा बेनिफिट ले रहा है कि वो टैक्स ही नहीं दे रहा। तो अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में 10AA दिखेगा, या फिर 35AD दिखेगा, या फिर 80JJAA दिखेगा, सिर्फ तभी एएमटी के बारे में सोचना है, नहीं तो सोचना ही नहीं है। मैं रिपीट करती हूँ, 10AA एसईजेड वाला, 80JJAA एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला, पीजीबीपी में 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस वाला। अगर ये 3 चीजें दिखेंगी तब तो एएमटी का रोल है, नहीं तो है ही नहीं। एएमटी एप्लीकेबल कितने परसेंट पे होता है? 18.5% प्लस सेस इज एक्स्ट्रा, इसके अलावा सेस बाद में लगता है। अगर आपको एएमटी पे करना पड़ रहा है तो आप एएमटी का बेनिफिट कितनी देर तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 15 साल तक के लिए कर सकते हो। क्या न्यू स्कीम में एएमटी लगता है? नहीं, एएमटी सिर्फ कब लगता है? ओल्ड स्कीम में, जब रिडक्शंस मिलती ही ओल्ड स्कीम में है, तो एएमटी भी सिर्फ इसमें लगता है ओल्ड स्कीम। मिस्टर एक्स एक इंडिविजुअल है, इन्होंने एक कंपनी बनाई एसईजेड एरिया में 2019-20 में बनाई वॉशिंग मशीन्स बनाने के लिए। जो यूनिट है वो 10AA के सारे रूल्स को पूरा करती है। 2023-24 में इन्होंने एक वेयर हाउस बनाया तमिलनाडु में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए। ये 35AD की सारी कंडीशंस पूरा करता है। तो एक ही क्वेश्चन में 2 चीजें आ गई, 10AA भी आ गया और 35AD भी आ गया। जो इन्होंने वेयर हाउस बनाया है उसमें टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है 75 लाख। तो 35AD में सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। उसमें हमने बड़े सारे बिजनेसेस पढ़े थे कि अगर किसी पर्सन का अफोर्डेबल हाउसिंग का काम है, कम से कम 2 स्टार होटल है, कम से कम 100 बेड्स वाला हॉस्पिटल है, ये सारी चीजें होती थी 35AD में। पर 3 चीजें ऐसी हैं जो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बनती हैं, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स।
जो 3580 का लॉस है वो सिर्फ 3580 की इनकम के साथ ही एडजस्ट हो सकता है, पर जो 3580 का लॉस है उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनडेफिनेट या इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक के लिए। तो अब 75 लाख का एक्सपेंडिचर किया, जिसमें से 10 लाख जो कॉस्ट है वो लैंड की है। जो वेयर हाउस है उसके काम ऑपरेशन शुरू हो गए 1 अप्रैल 2024 में, और 75 लाख का एक्सपेंस बुक्स में कैपिटलाइज कर रखा है। 24-25 में जो SEZ एरिया में यूनिट है उसका प्रॉफिट है 40 लाख। एक्सपोर्ट वाली सेल जो कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर इंडिया में पैसे आ गए हैं, दैट इज 80 लाख। डोमेस्टिक सेल इज 20 लाख। एंड जो वेयर हाउस है उसका प्रॉफिट है 1 करोड़ 5 लाख। ये जो प्रॉफिट है ये बिफोर कंसिडरिंग 3580 है। हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, AMT भी कैलकुलेट करना है मिस्टर एक्स का 25-26 में, न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली एंड ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंगली, और फिर उन्हें एडवाइस करना है कि इनको क्या रिकमेंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम करते हैं ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम में उसका पहला बिजनेस है सेक्शन 10AA वाला। दो बिजनेसेस हैं, तो मैं पहले फर्स्ट बिजनेस की इनकम कैलकुलेट कर रही हूँ, सेक्शन 10A। इसमें उन्होंने हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दिया। प्रॉफिट उसे कितना हुआ है, 40 लाख। इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे सेक्शन 10AA की एग्जम्पशन। कितनी एग्जम्पशन मिलेगी, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट से मल्टीप्लाइड बाय पहले 5 साल होंगे तो 100%, अगले 5 साल में 50%, उससे भी अगले 5 साल में 50%। तो ध्यान से ईयर चेक करेंगे। बिजनेस सेटअप हुआ था 2019-20 में। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं 24-25 की। तो 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 23-24 तक तो 100% प्रॉफिट एग्जाम था। 24-25 में सिर्फ कितने परसेंट प्रॉफिट एग्जाम होगा। प्रॉफिट उन्होंने हमें बताया कि इसे हुआ है 40 लाख। टोटल सेल बताना कितनी है, 120, 1 CR। 80 लाख उसकी एक्सपोर्ट की सेल है, 20 लाख डोमेस्टिक सेल है, तो टोटल सेल कितनी हो गई, 1 CR। एक्सपोर्ट की सेल कितनी हो गई, 80 लाख। इसका 50%, 50% करके तो इसका प्रॉफिट कितना आ गया, ठीक है, सबको समझ आया ना। उसके बाद इसका एक और बिजनेस है वेयर हाउस का बिजनेस। जो वेयर हाउस का बिजनेस है उसकी इनकम हमें गिवन है 1 करोड़ 5 लाख माइनस सेक्शन 35AD की इनकम, सेक्शन 35AD की रिडक्शन। सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 100% रिडक्शन मिल जाएगी, एक्सेप्ट लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसने वेयर हाउस बनाने के ऊपर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया है, 75, जिसमें से लैंड का एक्सपेंस कितना है, 10। तो सेक्शन 35AD की रिडक्शन कितनी हो गई, तो हमारे पास इनकम कितनी आ गई, 40 लाख आएगा। ठीक है, अभी हम ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ओल्ड स्कीम में ग्रॉस टोटल इनकम बन गई हमारे पास 64 लाख। कोई भी और डिडक्शंस हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन। तो टैक्स ऑन 64 लाख 0 से 2.5 तक होगा नील, इंडिविजुअली है। ठीक है, 0 से 2.5 तक नील, 2.5 से लेके 5 तक 12,500, 5 से लेके 10 तक
20% पे 1 लाख, मोर देन 10 54 लाख, उस पर 30%। कितना आ जाएगा? अब क्या करें, +4% कर दें? वेरी गुड। ध्यान से देखो, अब साथ में हमें और क्या करना पड़ेगा? सरचार्ज। कितने परसेंट सरचार्ज लगेगा? 10%। 50 लाख टू 1 CR के ऊपर 10% सरचार्ज लगता है, ठीक है ना? टोटल अमाउंट आ गई हमारे पास 1905 अब लगाएंगे सेस 4%, ऐड करके बता दो सीधा। पंकज, आया समझ सब कुछ? आई होप ऑनलाइन स्टूडेंट को सब समझ आया है। जेन्युइनली वेरी गुड क्वेश्चन। 181 अब कैलकुलेट करेंगे ईएमटी। अगर किसी की भी इनकम 20 लाख से ज्यादा होगी, उसमें 10 ए भी आ रहा है, 35 ए भी आ रहा है, तो हम एडजस्टेड टोटल इनकम के ऊपर 18.5% का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या होती है? एडजस्टेड टोटल इनकम कहते हैं कि ये सेक्शंस की जो रिडक्शन है वो रिवर्स कर दो। तो अगर मैं सेक्शंस की रिडक्शन रिवर्स कर दूंगी, मेरे पास इनकम कितनी आ जाएगी? पहले बिजनेस में इनकम थी 40 लाख और दूसरे बिजनेस में इनकम थी 1 करोड़ 5 लाख। तो इनकम कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1 करोड़ 45 लाख। किसी को कंफ्यूजन या डाउट? पक्का समझ आ रहा है ना सब? इसमें एक और स्पेशल बात का ध्यान रखना है, डिडक्शन रिवर्स तो कर दी, पर जो सेक्शन 35 AD में एसेट के ऊपर 100% डेप्रिसिएशन ली थी, अब उसके ऊपर सेक्शन 32 की डेप्रिसिएशन तो एलिजिबल हो गई ना। तो उसने वेयर हाउस बनाया था, तो वेयर हाउस पे 100% रिडक्शन नहीं मिली 65 लाख पे, पर 65 लाख का 15% तो मिलेगी। 15% ही बनेगा ना। वेयर हाउस बनाया है एंड मुझे नहीं बताया कि प्लांट एंड मशीनरी है, तो अगर मैं बिल्डिंग मानूंगी तो 10% की डेप्रिसिएशन देंगे, ठीक है? तो 65 लाख पे 10% की डेप्रिसिएशन देंगे, 6.5 लाख। मैंने एज्यूम किया है कि बिल्डिंग है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं हुआ, तो मैंने बिल्डिंग के बेसिस पे 10% की डेप्रिसिएशन दे दी, उसके ऊपर 18.5%। प्लस, नहीं 4% क्यों? सरचार्ज। अब सरचार्ज कितना लगेगा? 15%, क्योंकि अब इनकम कितनी हो गई? 1 CR से ज्यादा। अब सरचार्ज लगाएंगे 15%, फिर सेस लगाएंगे 4%। कितना अमाउंट आया? इसे दोनों में से हायर अमाउंट पे करना है। एक केस में टैक्स आ रहा है हमारे पास 19 लाख के आसपास, एक केस में आ रहा है 30 लाख। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स कम से कम इसे कितना पे करना ही पड़ेगा? 30,64,450। ये तो किसमें है? ओल्ड स्कीम। अगर ये चला जाए न्यू स्कीम में, तो न्यू स्कीम में जो पहला बिजनेस है, जो कि एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 40 लाख। रिडक्शन तो मिलेगी नहीं, न्यू स्कीम में तो रिडक्शन मिलेगी नहीं ना। क्या? पूरा 40 लाख था ना? टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट ही लिखा मैंने, बिजनेस का नाम नहीं मुझे एक्चुअली याद आ रहा। एसईजेड। एसईजेड एरिया में जो भी बिजनेस है उसका सारा प्रॉफिट ही टैक्सेबल हो जाएगा। अभी जब हमने ऊपर किया ओल्ड स्कीम में, तब तो हमने इसमें से क्या किया? एक्सपोर्ट प्रॉफिट माइनस कर दिया, रिडक्शन दे दी 50%। पर जब मैं न्यू स्कीम में क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो रिडक्शन नहीं दूंगी। 10A अलाउड है न्यू स्कीम में? न्यू स्कीम में 10A नहीं है। न्यू स्कीम में 10A नहीं अलाउड है।
सारी रिडक्शन तो ओल्ड स्कीम में, सिर्फ मैंने 80 CCD 80 JJAA ये लिखवाई है न्यू स्कीम में। मैं एक बार वेरीफाई करवा देती हूँ, शायद किसी और को भी डाउट होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देखेंगे। हाँ जी, आपकी बुक में पेज नंबर 9 पे आओ, फर्स्ट चैप्टर पे ही आओ। फर्स्ट चैप्टर में पेज नंबर 9 पे एक बार मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाने दो, उसके बाद मैं ये पूरा पेज दोबारा पढ़ाती हूँ, ठीक है। 10AA ओल्ड स्कीम में मिलता है, न्यू स्कीम में नहीं मिलता। एक बार मैं इस assumption के साथ क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ पढ़ाते हैं। अब देखो सब लोग, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, SEZ वाले बिजनेस में प्रॉफिट कितना है 40 lakhs, एंड दूसरे बिजनेस में कितना है 1 करोड़ 5 lakhs। वेयर हाउस में 1 करोड़ 5 lakhs था, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की 10% पे कितनी बनेगी 6.5 lakhs। तो कितना बनेगा आपके पास प्रॉफिट 98,50,000। कितना ही आ रहा है, तो टोटल अमाउंट आ गया 1,38,50,000। अब न्यू स्कीम में टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। न्यू स्कीम में क्या होगा, न्यू स्कीम में पहले 15 लाख के ऊपर तो टैक्स कितना लग जाता है 1,40,000। जो एक्सेस पोर्शन है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे 30%। सो टोटल अमाउंट आ जाएगा 26 लाख, 1,38,50,000 से पहले माइनस करोगे 15 लाख, उसके ऊपर 50%। 3,705,000। एंड टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 38,45,000। प्लस करेंगे सरचार्ज, इनकम 1 CR से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 15%, जो भी होगा उसके ऊपर 4% का सेस लगेगा। फाइनल टैक्स 4598, ठीक है। ओल्ड स्कीम में इसे वैसे तो इसका टैक्स कितना बन रहा था 19 lakhs के आसपास, पर AMT की वजह से इसे टैक्स कितना देना पड़ रहा है 30 लाख। न्यू स्कीम में टैक्स के रेट्स तो कम है, पर जब रिडक्शन नहीं मिल रही तो फाइनली जो टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है वो ज्यादा बन रही है। तो हम इसे फाइनली क्या रेकमेंड करेंगे, ओल्ड स्कीम में अंडर AMT अपनी रिटर्न फाइल करे। जो इसे ज्यादा टैक्स देना पड़ा, AMT का क्रेडिट भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 15 साल तक के लिए। आई होप सबको क्लियर है जी। देखो, सबसे पहले उन्होंने न्यू स्कीम में किया, न्यू स्कीम में आ गया 40 लाख। वेयर हाउस की इनकम थी 1 करोड़ 5 लाख, 65 लाख बिल्डिंग के ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन लगा दी। टैक्स आ रहा है सरचार्ज एंड सेस लगाने के बाद 4598620। 10AA और 35AD न्यू स्कीम में नहीं मिलते हैं, एंड न्यू स्कीम में AMT भी नहीं लगता है। उसके बाद आते हैं ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम में 10AA की रिडक्शन आ गई 16 लाख, 35AD की रिडक्शन आ गई 65 लाख। तो इसका टैक्स आ रहा था हमारा, इससे डिफरेंट आ रहा है, इन्होंने सर चार्ज नहीं लगाया, गलती है इनकी। देखो, इन्होंने सर चार्ज लगाया ही नहीं, टैक्स कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद ऊपर सीधा सेस लगा दिया।
और हम फाइनल आंसर देखते हैं क्या हमारा इनसे मैच करना चाहिए। कहते हैं अगर एएमटी कैलकुलेट करना होगा तो 64 लैक्स में 10 ए की रिडक्शन कैंसिल कर दी, 35 एडी की रिडक्शन भी कैंसिल कर दी, पर 10% की डेप्रिसिएशन अलाउ कर दी। ये हमारा सेम आ रहा है 1,38,50,000। उसके बाद एएमटी लगाया, एएमटी के ऊपर सरचार्ज लगाया, सेस लगाया। ये हमारा आंसर फाइनली इनसे मैच कर रहा है 3064456। इतना ही आ रहा है ना हमारा भी। समझ आया है? तो प्लीज अपनी बुक में करेक्ट करो, यहाँ पर इनकी गलती है। यहाँ पर इन्हें साथ में सरचार्ज भी लगाना चाहिए। इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ऑब्वियसली सरचार्ज तो लगेगा ही। क्लियर है सबको? पक्का? अब ये जो पेज मैंने अभी बोला है कि मैं एंड में रिवाइज कराऊंगी, प्लीज सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स लास्ट 2 मिनट के लिए अच्छे से मेरी बात सुनेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। ये आप लोगों ने जस्ट बिफोर एग्जाम ये पेज रिवाइज करके ही जाना है। ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम के जितने भी डिफरेंसेस हैं सारे इस पेज में लिखे हुए हैं। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जिसमें ओल्ड स्कीम भी अप्लाई हो रही है न्यू स्कीम भी, सारे पॉइंट्स एक ही जगह लिखे हुए हैं। कहते हैं सबसे पहले तो जो ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम है, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम मतलब जो न्यू स्कीम है 115 बीएसी है, उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह के लिए रेट्स अलग हैं। रेट्स क्या है? अप टू 3 लाख 3 to 7 5%, 7 to 10 10%, 10 to 12 12 to 15 एंड मोर देन 15। जो स्पेशल इनकम के रेट्स हैं ये तो बिल्कुल सेम है ओल्ड स्कीम में भी और न्यू स्कीम में भी। सरचार्ज ओल्ड स्कीम में 10 15 25 37 भी है, पर न्यू स्कीम में 37 वाली स्लैब नहीं आती है, सिर्फ 3 ही स्लैब्स है 10 15 एंड 25। सेस दोनों में ही 4% आता है। जो एएमटी है वो 115 बीएसी में नहीं लगता, तो एएमटी का जो क्रेडिट है वो भी आप 115 बीएसी में सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर एसएससी के पास कोई पुराना एएमटी क्रेडिट है उसे वो पहले एग्जॉस्ट करेगा एएमटी क्रेडिट के साथ एंड उसके बाद वो सोचेगा कि मुझे 115 बीएसी ऑप्ट करना है या नहीं। एएमटी में क्या क्या चीजें, न्यू स्कीम में क्या क्या चीजें उनका डिफरेंस है, तो सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया। पहले हम सैलरी हेड ही पढ़ते हैं। सैलरी हेड में क्या डिफरेंस है? तो ओल्ड स्कीम में आपको याद है सैलरी में से 3 डिडक्शंस मिलती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशनल टैक्स। कहते हैं न्यू स्कीम में एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स नहीं मिलता। जो लीव ट्रैवल कंसेशन है ओल्ड स्कीम में मिलती है, न्यू स्कीम में नहीं मिलती। कोई भी अलाउंस न्यू स्कीम में मिलता ही नहीं। न्यू स्कीम में सिर्फ 3 अलाउंस मिलते हैं, कन्वीनियंस अलाउंस, डेली अलाउंस, टूर एंड ट्रैवलिंग अलाउंस एंड हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय वाला दिव्यांग अलाउंस। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हेड में ओल्ड स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट अलाउड होता है, न्यू स्कीम में सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट नहीं अलाउड होता। ओल्ड स्कीम में हाउस प्रॉपर्टी का हेड किसी और हेड के साथ सेट ऑफ हो जाता है, बट न्यू स्कीम में अदर हेड के साथ ये सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्लियरली आ गया यहाँ पर? पीजीबीपी, पीजीबीपी में जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो ओल्ड स्कीम में मिलती है, न्यू स्कीम में नहीं मिलती। सेक्शन 35 जब आप साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को डोनेशन देते हो, ये सब सेक्शन नहीं हमने याद करने, बस हमें ये पता है कि सेक्शन 35 में एक होता था साइंटिफिक रिसर्च इन हाउस की है, एक डोनेट की है। तो जो डोनेशन है वो ओल्ड स्कीम में तो अलाउड है, न्यू स्कीम में नहीं अलाउड। 35 एडी ओल्ड स्कीम में अलाउड है, न्यू स्कीम में नहीं अलाउड। अदर सोर्सेज जो माइनर की 1500 की एग्जाम्पशन मिलती है, ये ओल्ड स्कीम में अलाउड है, न्यू स्कीम में नहीं अलाउड। ये क्लबिंग में हम लोगों ने पढ़ी थी। एमपी एमएलए को अलाउंस ओल्ड स्कीम में एग्जाम्प्ट है, न्यू स्कीम में टैक्सेबल है। डिडक्शन तो सिर्फ ओल्ड स्कीम में मिलती हैं, अगर आप चार्ट बनाओगे उसमें लिखा हुआ है न्यू स्कीम में सिर्फ 3 डिडक्शंस मिलती हैं, जेजेएए, सीसीडी का सबसेक्शन 2 और सीसीएच का सबसेक्शन 2। जो असेसी है कांट सेट ऑफ एनी brought फॉरवर्ड लॉस और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एट्रीब्यूटेबल टू डिडक्शंस रेफर्ड अबव। इन डिडक्शंस में से तुम अपने लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को can't be set off against the other head and it can't be carried forward also। अब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं हो सकता, इंटरहेड भी एडजस्ट नहीं हो सकता। कोई भी रिडक्शन या एग्जाम्पशन फॉर अलाउंस और वर्क प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वो न्यू स्कीम में नहीं मिलेगी। अगर किसी चीज की भी रिडक्शन आपने किसी भी और एक्ट में ले ली है तो उसकी डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो जनरल रूल है, हम लोग कॉमन सेंस से अप्लाई करते हैं इसे। समझ आया भी सबको? चलो आज का काम नेक्स्ट 10 पेजेस करो एंड ये 2 क्वेश्चंस, लास्ट 2 क्वेश्चंस 10 और 11 एक बार दोबारा सॉल्व करो। कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। वही तो इसके अपडेट है इसमें। और भी अमेंडमेंट्स आएंगी हम पढ़ेंगे।
अब पुराने दिन सोल्व करने का देखते हैं इसे